इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से मैं शुरू से, कैप्टन साहब आपको बताऊं कि मैं शुरू से एक बात कहता रहा कि मैं जो हमारे भारत की विदेश नीति, हम उसी के तहत कोई भी तज्जिया करते, कोई भी तबसरा करते, उससे अलग नहीं करते। हाँ, न्यूज ईरान क्या कह रहा है, फिलिस्तीन क्या कह रहा है, लेबनान हिजबुल्लाह क्या कह रहा है, उसको मैं जरूर वो करता हूं। लेकिन पॉलिसी आज एस जयशंकर ने क्लियर कर दी, जब सऊदी के वो अपने हम मनसब से मिलते हैं, कि हम भी चाहते हैं कि टू नेशन थ्योरी क्या कहेंगे, क्या जंग पर वाकई ईरान, भारत और सऊदी अरब का क्या कोई गठजोड़ है, क्या कोई, क्योंकि देखिए मोदी जी ने जितने दौरे किए मुस्लिम ममालिक के, इससे पहले किसी पीएम ने नहीं किए। क्या कहेंगे? जी हाँ, जहां तक फिलिस्तीन की बात है, भारत का रवैया शुरुआती दिनों से ही बहुत क्लियर रहा है। भारत ने शुरुआती दिनों से ही फिलिस्तीन के अरब लोगों को सपोर्ट किया है। भारत ने पीएलओ को 70 के दशक से ही रिकॉग्निशन दी है। यासर अराफात जब भी भारत आते थे तो उनको एक स्टेट गेस्ट के हिसाब से ट्रीट किया जाता था, यानी जैसे कि वो किसी हेड ऑफ स्टेट हैं, किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद पीएलओ के बाद भी भारत हमेशा फिलिस्तीन के लोगों के साथ रहा, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या दुनिया के अलग अलग कोई भी पॉलिटिकल फोरा हो, सब जगह भारत ने बार बार इसी रवैया को कहा, जोर दिया कि फिलिस्तीन के लोगों को इजराइल में आजादी से रहने का हक होना चाहिए और इजराइल में एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए, चाहे वो गजा हो या वेस्ट बैंक हो, जहां पर सिर्फ उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जब इजाक रवीन ने टू स्टेट थ्योरी पर साइन किए, अपने हस्ताक्षर किए 1993 में, और ओस्लो अकॉर्ड के पार्ट 2 में इजाक रवीन ने साइन किए 1995 में, तब भारत ने उनका बड़ा स्वागत किया था। भारत का ये मानना है कि ओस्लो अकॉर्ड के तहत जिस फिलिस्तीन की कल्पना की गई है, लॉन्ग टर्म में वही एकमात्र सॉल्यूशन है। ठीक है, हाँ, जैसा कि किसी भी ड्राफ्ट प्रपोजल में होता है, ये पक्ष कुछ छोटी छोटी चीजों को नहीं मानता और दूसरा वाला पक्ष भी कुछ छोटी छोटी चीजों को नहीं मानता। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, इन छोटे छोटे जो एरियाज हैं उन पर आपस में मिलकर बातचीत की जा सकती है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि यूरोप के ज्यादातर लोग, ज्यादातर देश, अमेरिका भी, भारत समेत, और अरब मुल्क तो ही हैं ही, चाहे वो शिया या सुन्नी हो, सब टू स्टेट टू नेशन थ्योरी का सपोर्ट करते हैं। सिर्फ बात इतनी सी है कि उसमें फिलिस्तीन के लोगों को कितनी आजादी मिलेगी। इजराइल जो है वो ये दावा कर रहा है कि दोनों जो हिस्से हैं, गजा और वेस्ट बैंक, वहां पर उन्हीं का विदेश नीति चलेगा। और इजराइल ये दावा कर रहा है कि गजा और वेस्ट बैंक में जो भी सरकार होगी, मोहम्मद अब्बास साहब थे, हमारे प्रेसिडेंट अभी भी हैं सिंबॉलिकली, तो उनको अपनी कोई फौज बनाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसी तरह से वेस्ट बैंक में काफी सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे कि इजराइल जबरदस्ती ज्यूज लोगों को अभी भी बसा रहा है। तो इजराइल वेस्ट बैंक के इन हिस्सों से, जिसमें कि जेरूसलम का भी काफी बड़ा हिस्सा है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जबकि फिलिस्तीन के लोग चाहते हैं कि वेस्ट बैंक में ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो फिलिस्तीन अथॉरिटी के कंट्रोल में रहे। तो ये बातचीत का मामला है। अगर इजराइल चाहे तो आगे बढ़कर बातचीत करके इन छोटे छोटे मामलों को सॉल्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल कैप्टन साहब, ये आप सही कह रहे हैं कि मामला जो है वो दुरुस्त किए जा सकते हैं। और अभी हमें यूनुस चोड़वारा साहब ने खबर दी है कि इजराइल में कब्रों की कमी पड़ गई है, ऐसा कहा जा रहा है, और 600 नई कब्रें बनाई जा रही। क्या कैप्टन साहब, इससे पहले
क्या इजराइल में इतना बड़ा संघर्ष या इतनी बड़ी कैजुअलिटी या इतना बड़ा नुकसान कभी पिछले 70-75 साल में देखा गया है? ये कितना बड़ा नुकसान है। भूल जाइए, फिलिस्तीनी तो मर ही रहे थे। ऐसा नहीं कि फिलिस्तीनी मरे नहीं। 2008 से लेकर के 2023 तक ये रिपोर्ट थी तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख जो है फिलिस्तीनी मारे गए, न जाने कितने जेलों में थे। लेकिन इजराइल से ऐसी खबरें कभी नहीं है। एक एक इंसान जो इजराइल के लिए वो बहुत कीमती होता है, क्योंकि उनकी आबादी बहुत कम है। कैसे देख रहे हैं इतने बड़े खसारे को, इतने बड़े नुकसान को, कैप्टन साहब? जी हाँ, इजराइल की जो आईडीएफ है, फौज है, उसमें आज भी उनके 6 सोल्जर्स मारे गए हैं जब वो लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ हमला कर रहे थे। तो हर रोज इजराइल के 5-5, 10-10 सोल्जर्स की डेथ हो रही है। तो कुछ तो ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हिजबुल्लाह जब अपने रॉकेट और मिसाइल दाग रहा है तेल अवीव के ऊपर या हाइफा के ऊपर, कुछ उनके नेवल बेस के ऊपर भी गिरे हैं, उसमें इजरायली सिविलियंस की भी अलग अलग किबुत्स में मौत हुई है। इतनी बड़ी तादाद में मेरे जो जहन में आता है, देखिए मैं तो 1967 के युद्ध के बारे में याद कर सकता हूं, 1973 के यौम किपुर वार के बारे में याद कर सकता हूं, 1982 में जो बेका वैली वार हुआ था उसके बारे में याद कर सकता हूं। इतनी बड़ी तादाद में इजराइल की फौजी या सिविलियंस की कैजुअलिटी कभी नहीं हुई। तो इजराइल पर भी बहुत दबाव है, नेतन्याहू पर भी दबाव है 2 वजह से। एक तो आज भी वहां पर सड़कों पर लोग उतरे जिन्होंने ये प्रदर्शन किया कि नेतन्याहू जो 100 इजराइल के बंधक हैं, ज्यूज जो कि हमास के साथ बंधक हैं गजा में, उनको छिड़वाने की बात करें। और एक और बड़ा प्रदर्शन जो हुआ इजराइल में आज ऐसा हुआ कि नेतन्याहू रिजाइन करें और जुडिशरी से अपील की गई कि वो नेतन्याहू के खिलाफ जितने मामले हैं करप्शन के, नेपोटिज्म के, उन मामलों को फिर से चालू करें। तो जाहिर बात है कि अभी तो फिलहाल वॉर कैबिनेट है। वॉर कैबिनेट के दौरान इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर या नेसेट के मेंबर्स के ऊपर कोई कोर्ट केस चलता नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस दिन भी ये जंग बंद होती है, चाहे नेतन्याहू खुद सीजफायर करें या अमेरिका के दबाव में आके सीजफायर करें, तुरंत वॉर कैबिनेट खत्म हो जाएगी और नेतन्याहू अगले दिन से ही बड़ी परेशानी में हो जाएंगे, क्योंकि उनके अपनी जो फौज है, आईडीएफ के भी जो टॉप कमांडर्स हैं, वो भी नेतन्याहू के साथ काफी डिसएग्रीमेंट में हैं। एक खास रीजन उनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने रिजाइन किया था, योव गवान ने, यही था कि उनका भी मानना था कि इतनी बड़ी तादाद में हमास के सिविलियन अगर गजा में सिविलियन अगर मारे जा रहे हैं तो वो सही नहीं है। तो वॉर क्राइम्स का नेतन्याहू पे बार बार चार्ज लग रहा है। आज भी अरब कंट्रीज ने फिर से ये निर्णय लिया है और काफी हद तक वो सही भी हैं कि इजराइल में नेतन्याहू के ऊपर एक जेनोसाइड का केस बनता है कि उन्होंने अपने पूरे देश की ताकत झोंक दी कि फिलिस्तीन के लोगों को रिफ्यूजी बनाकर इधर से उधर शिफ्ट करके, उधर से इधर भटकाकर गजा से निकालकर रफा की तरफ भागने के लिए मजबूर किया गया। रफा से फिर जब बमबारी चालू हुई तो उनको खान यूनिस की तरफ भागने के लिए मजबूर किया गया, और बाद में जब खान यूनिस पे बमबारी ज्यादा हुई तो उनको समुद्र के किनारे पर भागने के लिए मजबूर किया गया। तो ये सब जेनोसाइड का केस बन रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन की जो अलग अलग लीगल टीम्स है वो काम कर रही हैं इस पर। जिस दिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री नहीं रहे, उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा और इसमें कोई शक नहीं है कि उनको इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, ये एक बहुत अहम बात आप कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये इशारे भी आ रहे हैं। लेकिन कैप्टन साहब, क्या कोई ऐसी मिसाल है पूरी दुनिया में कि जहां पे इस तरह के हालात में या इस तरह के क्राइम में किसी
पीएम या किसी बड़े लीडर को कभी कोई सजा हुई हो और उस सजा का वो मुर्तकिब यानी वो सजा काटी हो या सजा हुई हो, क्या ऐसा कहीं मिलता है? देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो दुनिया के सारे देश उसके मेंबरान भी नहीं है, रिकॉग्निशन भी नहीं देते हैं। तो दूसरी चीज ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अपनी कोई पुलिस नहीं है, अपनी कोई फौज नहीं है। तो वो जो भी वर्डिक्ट देते हैं, आदेश देते हैं, उसका पालन दुनिया के हर देश, दूसरे देशों को जो मेंबरान हैं, उनको वॉलंटरीली करना पड़ता है। तो होता ऐसे है कि जैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी हमारी याददाश्त हमारे समय में अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया है। तो क्या होता है कि ये उम्मीद की जाती है कि पुतिन साहब अगर दुनिया में किसी ऐसे देश में जाते हैं जो कि आईसीजे का मेंबर है, तो वहां पुतिन साहब को अरेस्ट कर लेगा। लेकिन दो चीजें होती हैं, एक तो व्लादिमीर पुतिन जैसे ऐसे देशों में जाते ही नहीं है जहां पे कि उनको शक या शुबा हो जाता है कि जाएंगे तो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को ब्रीच करके वो देश उनको अरेस्ट कर लेगा। दूसरी बात जो देखी गई है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो भी वर्डिक्ट लागू किए जाते हैं, जो देश उसके मेंबर नहीं है वो उस वर्डिक्ट को कचरे के पेटी में डाल देते हैं। लेकिन बहुत बड़ा दबाव तो आता ही है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है। मैं बता देता हूं कि अब जब नेतन्याहू साहब पर अगले 6 महीने या 1 साल के बाद जब वॉर क्राइम का ठप्पा लग जाएगा, और भारत को भी तकलीफ होगी नेतन्याहू साहब को भारत में बतौर ऑफिशियल गेस्ट बुलाना। आप देखिए, मेरा जो आकलन है, हमारे विदेश मंत्रालय, कोई भी विदेश मंत्रालय, चाहे यहां सरकार हो या कोई दूसरी सरकार हो, भविष्य में नेतन्याहू को कभी भी सरकारी तौर पर बतौर ऑफिशियल गेस्ट भारत में इनवाइट नहीं करेगी, नहीं कर पाएगी। जी।